नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। भारतीय मूल के अंग्रेजी साहित्यकारों का लेखन, जो हमेशा ही विश्व को एक विस्तृत फलक पर असर डालता रहा है। सामान्य से लेकर एलीट क्लास तक का तबका इन्हें पढ़ना चाहता है। अगर मैं कहूं कि ऐसे साहित्य के पहले क्लास एक शब्द जुड़ जाता है तो मैं गलत नहीं होंगी। हालांकि इस पर एक लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन वो फिर कभी। वहीं मेरे जैसे कुछ पाठक भी हैं आज के समय में, जो ऐसे साहित्य को चुनने से पहले हमेशा थोड़े सशंकित ज़रूर रहते हैं, ये सोचकर कि अनुवाद कैसा होगा। हमारे लिए अनुवाद बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी भाषा में हम जो पढ़ रहे हैं उसकी आत्मा, उसके असल विचार हम तक पहुंच सके। ऐसे में पिछले दिनों मेरे हाथ लगी अमिताभ घोष का लिखा नवीनतम प्रकाशित उपन्यास गन आइलैंड का हिंदी अनुवाद बंदूक द्वीप, जो वेस्टलैंड की एका सीरीज के तहत इसी साल नवंबर 2020 में प्रकाशित हुआ है। और इसका हिंदी अनुवाद किया है मनीषा तनेजा ने। मनीषा तनेजा इसके पहले कई सारे प्रतिष्ठित लेखकों की किताबों का हिंदी अनुवाद कर चुकी हैं, जिनमें से एक मार्केज की लिखी 100 Years of Solitude भी है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इस किताब को उठाने से पहले। अमिताभ घोष के बारे में आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो बता देना चाहती हूँ कि अमिताभ घोष कोलकाता में जन्मे। दिल्ली, ऑक्सफोर्ड और अलेक्जेंड्रिया से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उनकी रचनाओं के 30 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। सबसे खुशी की बात ये कि अमिताभ घोष को भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान यानी ज्ञानपीठ सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और इस सम्मान से पुरस्कृत होने वाले अमिताभ घोष पहले अंग्रेजी लेखक हैं। बंदूक द्वीप पढ़ने से पहले मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, सिवाय इसके कि ये उपन्यास जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास जैसे मुद्दों पर रोशनी डालता है। लेकिन इसे पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बंदूक द्वीप जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवास, मानव तस्करी, वायु प्रदूषण, भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याओं के स्रोत इतिहास में ढूंढने की एक कोशिश है। वो इतिहास जिसे आज हम सिर्फ कुछ सनों, वर्षों और छोटे छोटे कालखंडों में घटी घटनाएं समझकर बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, बगैर ये सोचे कि हमारे इतिहास ने ही हमें हमारा आज दिया है। हम भूल जाते हैं कि एक मनुष्य होकर हम अपने आसपास की प्रकृति के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम करते हैं वही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को एक आकार देता है, एक तस्वीर देता है। इतिहास खुद को दोहराता है, ये हम आसानी से भूल जाते हैं। कहानी के मुख्य किरदार दीन दत्ता जब एक लोक कथा और उससे जुड़े एक रहस्यमयी मंदिर की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, तो वो वास्तव में इसी इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहा होता है। एक रोज़ जब दीन दत्ता को पता चलता है कि सुंदरबन में सांपों की देवी मनसा देवी का एक मंदिर है, मनसा देवी जो कभी चाहती थी कि बंदूकी सौदागर उनका भक्त बने, लेकिन बंदूकी सौदागर को ये मंजूर नहीं था। तो वो उनसे बचता बचाता भागना शुरू करता है और अंततः भागते भागते पहुंच जाता है बंदूक द्वीप। कहानी दीन को चकित करती है। आखिर उसने बंगाली लोक कथाओं पर एक लंबा शोध कार्य किया है, लेकिन आज तक उसने कहीं किसी लोक कथा में बंदूक द्वीप या बंदूकी सौदागर जैसे नाम तो नहीं सुने। इसलिए न चाहते हुए भी वो कई सारी ऐसी संभावनाओं और संयोगों से घिर जाता है कि उसे इस लोक कथा के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है। इस यात्रा की शुरुआत की प्रेरणा उसे मिलती है पिया से, और यात्रा में मार्गदर्शक के रूप में उसका साथ देती है इटालियन महिला चिंता। भारत से होकर लॉस एंजल्स होते हुए वेनिस तक की उसकी ये यात्रा रहस्य, रोमांच, पूर्वाग्रहों और पारलौकिक आभासों का एक अद्भुत संयोग होती है। बंदूक शब्द से शुरू हुई ये यात्रा बंदूक से बानाडिग, बानाडिग से वेंडेग होते हुए जहां पहुंचती है उसे जानना बेहद दिलचस्प है। आखिर कौन है ये बंदूकी सौदागर? कहाँ है बंदूक द्वीप? उन अजीबोगरीब और रहस्यमय चिन्हों का क्या मतलब है जो मनसा देवी मंदिर की दीवार पर खुदे हुए थे? क्या इस लोक कथा का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में उपन्यास के किरदार धीरे धीरे मानव तस्करी, मानव प्रवास और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को करीब से देखते हैं, उनका सामना करते हैं।
यहाँ पर एक लोक कथा का या यूँ कहूँ कि इतिहास का वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ने का जो अनूठा प्रयास लेखक करते हैं वो वास्तव में पाठकों को चकित कर देता है। और उनका रिसर्च वर्क काबिले तारीफ, दैट इज़ फेब्युलस। किताब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे जानकारियों का खजाना हाथ लग गया हो। कई बार ऐसा भी फील होता है जैसे हम कोई नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो और विज्ञान की कोई भी शाखा यहाँ आने से बची नहीं हो, चाहे वो नृतत्व शास्त्र हो, मरीन साइंस हो, मत्स्य विज्ञान हो या फिर पक्षी विज्ञान। उपन्यास में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र जैसे विध्वंसकारी बाढ़, महामारी का प्रकोप और भीषण अग्निकांड यानी दावानल के वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वर्तमान परिदृश्य की ही बात हो रही हो, जैसे इतिहास कहीं गया नहीं हो, वो हमारे आसपास ही कहीं ठहरा हुआ हो। उपन्यास में एक के बाद एक घट रहे संयोगों, होने वाली घटनाओं के पूर्वाभासों, अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभूतियों से गुजरते उपन्यास के किरदारों को पढ़ना एक थ्रिल कर देने वाला अनुभव है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उपन्यास में लगातार घट रहे दुर्लभ संयोग इसे खतरनाक तरीके से एक फैंटेसी फिक्शन का रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थैंक्स टू द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज शुरू से लेकर अंत तक अपने उद्देश्य पर टिका हुआ उपन्यास का जो कथानक है, जो प्लॉटिंग है, वो एक प्रवाह, एक फ्लो बनाए रखता है। और उनका जो रिसर्च वर्क है, जो शोधपरक लेखन है, जिसकी वजह से डिटेलिंग में एक वजन आता है। और साथ ही उपन्यास में वर्णित घटनाओं की प्रासंगिकता, यानी जिसे हम सीधे सीधे वर्तमान परिदृश्य से जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर उपन्यास को तर्क की ज़मीन पर मजबूती से खड़ा रखने में कामयाब रही हैं। विज्ञान, फंतासी और चमत्कारों से भरी हुई इस यात्रा का वर्णन जिसे पढ़कर आप ये सोचने पर विवश हो सकते हैं कि आप वास्तव में कहाँ खड़े हैं, इतिहास में, भविष्य में या फिर वर्तमान में। बंदूक द्वीप पढ़ने की इच्छा अगर हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना मत भूलिएगा। उर्दू बाज़ार से अगर आप मेरे लिंक से जाकर ये किताब खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप मसाला चाय के व्यूवर हैं, और साथ ही एक छोटा सा सहयोग आप मुझे भी कर पाएंगे और उस सहयोग का 1% हिस्सा मैं उन लोगों पर खर्च करूँगी, उन लोगों को किताबें देने में खर्च करूँगी जो किसी न किसी वजह से किताबें खरीद कर नहीं पढ़ पाते हैं। तो आई होप कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा, जिसके लिए अभी से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाल रंग का जो बटन है वो दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, उसको ब्लैक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे एक नई किताब के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए अपना और खूब सारी किताबें पढ़ते रहिए। अभी के लिए चलती हो, टाटा, बाय बाय।